नमस्कार, आप देख रहे हैं समय संवाद और मैं हूं आपके साथ उमा राठौर। समय संवाद के मंच पर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके गीतों में पीड़ा भी है, उत्साह भी है। प्रियतम से मिलने का सुख भी है तो बाबुल के आंगन छूटने का दुख भी है। प्रकृति के साथ सहचर भी है तो संस्कृति के साथ संवाद भी है। परंपराओं की सौंधी खुशबू भी है तो उन्हें बदलने का साहस भी है। जिनके गीत आज भारत ही नहीं, विश्व के हर उस कोने में जहां कहीं भी भारत रचता बसता है वहां माटी की सुगंध को फैला रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे समय संवाद के मंच पर हमारी खास मेहमान हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार उमा, और इस संवाद के लिए और इसी जरिए कुछ बातें कहने के लिए और इतनी सुंदर परिचय के लिए भी आभार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज का ये जो समय संवाद है मैम, युवाओं को ध्यान में रखकर हमने इस प्रोग्राम को बनाया है कि युवा पीढ़ी जो है संस्कृति से दूर होती जा रही है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ना लिखना और आखिरी में कुछ एलपीए का पैकेज ले लेना वो जिसे कहते हैं ना साध्य बन चुका है और साधन साध्य के इस खेल में वो अपनी परंपराओं से पीछे छूटते जा रही है। हाँ। मैं आपसे पहला सवाल जो मेरा ये है वो यही है कि जो लोकगीत हैं, आप हमेशा कहती हैं कि लोकगीत मंच के लिए नहीं है, घर के लिए है, हमारे मोहल्लों में गाए जाते हैं, लेकिन जो युवा वर्ग या एक बड़ा वर्ग, बड़ा तबका लोकगीतों से दूर होता जा रहा था, उसके लिए आपने मंच को ही चुना। क्या चुनौतियां रही थी शुरुआती दौर पे और आप कितना परिवर्तन आज देखती हैं? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम जब बहुत सी बातों को युवाओं पे ले जाकर केंद्रित कर देते हैं कि युवा क्या सोच रहा है और युवा की क्या समझ रही है कुछ चीज़ों को लेकर, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये कहना आसान है कि सबको लेकर के कहानी युवाओं तक खत्म हो गई। दरअसल युवा वही देख और समझ रहा है जो उसके अभिभावक यानी माता पिता उसको जो दिखा रहे हैं। बिल्कुल। जो एक्सपोजर एक युवा का है, चाहे वो लोक संगीत के लिए हो या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के लिए हो, मंच को हो या जीवन को भी समझने का, मैं मानती हूँ घर के संस्कार बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और चूंकि जीवन शैली बदल गई, संयुक्त परिवार अब नहीं रहे, आदमी अपनी रोटी रोजी की तलाश में बहुत दूर चला गया और घर से दूर जाने का मतलब सिर्फ ड्योढ़ी ही नहीं लांगी, बहुत कुछ पीछे छूट गया। और वो जो पीछे छूटा वो घरों में रह गया। कहीं ना कहीं उनकी अभिव्यक्ति परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में आई कि जो चीज़ें जो आपने शुरू में कहा कि ये मंच में पेश करने के लिए बनी नहीं थी, ये हमारी जीवन शैली का अंग थी। कोई भी लोक प्रसंग उठाएं, वो हमारी आप बीती है, हमारी 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 दादियों की आप बीती है, हमारी आपकी आस पड़ोस के किसी भी, वो ब्रज की, अवध की, वो भोजपुर के किसी भी क्षेत्र की, मातृशक्ति की, किसी गांव की आप बीती होगी, जिसे आज हम अभिव्यक्त करते हैं मंच से। अब वो भी एक विवशता है कलाकार की कि यदि वो मंच से नहीं कही जाएंगी तो फिर वो कही ही नहीं जाएगी। बिल्कुल। किताबों में है, लेकिन किताब पढ़ करके आप शब्द के जरिए मन को आनंद दे सकते हैं। हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि जो श्रवण यानी ओरल ट्रेडिशन में हम जो बोलते हैं और जो हम सुनते हैं स्मृति परंपरा से, जो वो हमें जल्दी कंठस्थ होता है, जल्दी आत्मसात करते हैं। चाहे वो आप सिनेमा मेकिंग में देख लें, विजुअल मेकिंग है, या गाने जब आप सुनते हैं उनमें सिर्फ लोकगीत नहीं, लोक कथाएं भी हैं कि जिनको आप सुन करके सबसे पहले श्रवण कर रहे हैं और फिर आत्मसात कर रहे हैं। तो मैंने यही माध्यम चुना कि अब सुनाना भी है और बच्चों को इसी बहाने कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करना है। वो सब कुछ जो बहुत पीछे छूट गया है, जो वे जानते हैं कि हमारे जीवन की ये वो झांकियां हैं जो बहुत दूर नहीं, अभी 30-40 साल पहले के सबके घरों की सच्चाइयाँ थी, लेकिन 30-40 साल में हम इतना बदल गए। और उस बदलाव में मैं नहीं कहती कोई वापस जाएगा, हालांकि अब सब उल्टा हो रहा है। अब बड़े बड़े घर वाले अब फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, गाँव की तरह रहना चाहते हैं, ग्रामीण जो है वो शहर में बसना चाहता है, उसको वह जीवन, उसका जो उसको लगता है कि वो सुख उसे नहीं मिला, वो सुख को भोगना चाहता है, उसका अधिकार भी है। तो अब तो सब कुछ रोल रिवर्स हो रहा है, जिसको कह सकते हैं।
तो मैम, जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि हम पीछे जाते जा रहे हैं, लोकगीतों को लेके मुझे लगता है एक मिथक भी है। हमारे मन में भी जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत बड़े मिथक थे कि बन्ना बन्नी के गीत हैं, नायक नायिका के संवाद हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते गए, समझने की शक्ति आई, तो देखा कि यहाँ किसान भी हैं, सहेलियाँ भी हैं, गुइयाँ, जिसे ठेठ भाषा में मैं कहूँ गुइयाँ के साथ संवाद है, सुख दुख आप बीती बता रही है, नक्टा शैली जिसके बारे में भी हम आगे बात भी करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी, क्योंकि आप स्वयं हमारे साथ जुड़ी है, क्या क्या एकदम है सही ये? कही बात। दरअसल लोकगीतों को लेकर के मिथ, विवाह एक ऐसा मुझे लगता है संस्कार है जहाँ पर कुछ लोक रस बचा था, जहाँ हाँ, पर लोकगीत सुनने को मिल जाते थे। बिल्कुल। बाकी जगहों से गायब हो गया, बुलौआ गायब हो गया, रत जगह गायब हो गया, नकटौरा गायब हो गया, वो जो हंसी ठिठोली के गाने थे, झूला झूलती सहेलियाँ, मेहंदी सजाती, कजरी गाती सहेलियाँ, और होली भी जब डीजे पे होने लगी तो होली के जोगिरा भी लुप्त होने लगे। ये जब 40 साल पहले की बात है, जब मैं देख रही थी और मैंने तय किया कि नहीं, अब तो लोकगीत ही गाने और लोकगीत सुन करके उस रस से जोड़ना है। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरे जो जीवन, बालक शिशु के आंख खोलने से लेकर आंख बंद होने तक, कैसे हमारे जीवन में जो जो हमने जिया अब होगा, उसको हमारे पूर्वजाओं ने, दादियों ने, हमारे गांव में सब लोगों ने गीतों में ढाल दिया। उन अनुभवों को गीतों में ढाल दिया, कथाओं में ढाल दिया कि ये नई पीढ़ी के लिए ये एक सबक की तरह, एक शिक्षा की तरह जाए कि यदि संघर्ष है तो जीवन ही संघर्ष है। यदि जन्म देखो हो गया तो कौन, देयर इज नो इजी वे आउट। ये तो बच्चे सुन रहे हैं, बिना पढ़े क्या कोई परीक्षा पास होती है? कोई नहीं। तो एक आपको भोजन भी यदि करना है, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए एक संघर्ष तो है ही। तो संघर्ष सबके लिए पहले भी था, आज भी और सदैव रहेगा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा नहीं, यदि तेल निकालना है, और वो रात भर तेल पिराई का इतना बड़ा संघर्ष है, इतना श्रम साध्य है। आज तो बिजली है, आज तो मशीनें हैं, और मशीनें क्या, आज तो एआई का ज़माना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जहाँ अपनी पत्नी के साथ बैठकर कोल्हू के साथ, कोल्हू की बैल की कहावत है, और इंसान तेल निकाल रहा रात भर बैठ करके, इतने परिश्रम का काम वो चुनता है गीत गाना, कि वो गीत गाते गाते तेल निकाले। उसकी पत्नी भी साथ गा रही है, 4 लोग और मिलकर के जो जूना साथ में चला रहे हैं वो भी गा रहे हैं, और गाते गाते परिश्रम करते जा रहे हैं, और इस तरह गीत बन गए कि परिश्रम लगे ना कि परिश्रम हो रहा है। जीवन की सहजता है इसमें। परिश्रम को, उसकी थकन को गीतों के माध्यम से आसान बना लिया गया। और आप भी सोचे कि आज ये कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊं, आज भी गाड़ी चलाता हुआ कोई भी व्यक्ति आप देखें, वो नाव चलाता हो, केवट, वो गाता है, हमेशा गाता है। यदि आप देखेंगे कि यहाँ पे बंगाल में आज भी आप यदि देखें, कहार है, डोली लेके जाते हैं, हाँ। गाँव में हम लोग, तो वो एक तरह की लय की सांस लेते, तो हुम हुम ना, हुम 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 ना, हुम हुम, वो जो जिस लय में चल रहे एक साथ, उस लय के संग आवाज निकालते हुए जाते थे कि हम जो बल हमको मिलता जाए, हमारी थकन उससे कम होती जाए। इसी तरह से वो चाहे बीज रोपना हो, फसल की कटाई हो, सारे श्रमों में गीत गाए गए। जब किसी की प्रतीक्षा है, वियोग है, तो भी गीत गा गए, कोई आ गया तो गीत गाए गए। पानी बरस जाए इसके लिए बादल से अरज है, विनती है, गुहार है, उसके भी गीत है, और बरस गया तो उस आनंद के भी गीत है, ज्यादा बरस गया उसके भी गीत है। तो ये एक, मुझे लगता है हर आनंद में, हर जीवन के हर सुख दुख में, समभाव में संगीत के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने की जो अद्भुत कला हमारे पूर्वजों के पास थी, वो मुझे लगता है कमाल की थी। और उसका एक बड़ा, हम लोग ने एक, जो ऐसा आपने कहा मिथ था, कि उसको हम लोग ने उसको ये सोच लिया कि मनोरंजन के लिए गाने रचे गए। अब मनोरंजन के गाने हैं, वो एक अलग विधा है कि जहाँ पर किसान थक हार के आया, फिर आग ताप के चौपाल बैठ गई और मनोरंजन के गाने हो रहे, वो एक अलग शैली है जिसमें नौटंकी भी आती है, और जिसमें न जाने कितने, हमारे यहाँ पे भी बिरहा इरहा के गीत हैं। तो बिरहा में कुछ गाथा गायन है जिसमें वीरों की बात करी गई, आल्हा उदल पृथ्वीराज चौहान की बात की गई, और कुछ ऐसे भी बिरहा है, आल्हा है, जिसमें कि आनंद लिया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है थकन से आराम पाने की भी एक रचनाएं थी,
लेकिन थकन को दूर करते जाने, श्रम करते हुए गीत गाने की भी एक अलग कला थी। बहुत लोग ये सोचते रहे कि कहीं न कहीं लोगों को बहुत सहज जीवन था, सहज लोग थे पूर्वज, तो उन्होंने इसलिए बड़े सहज गीत बनाए। लेकिन जब हम ऐसे बात करते हैं तो वो न्याय नहीं करते लोकगीतों के साथ। तो मुझे लगता है एक बड़ा, अब हमसे बात करेंगे तो हमें बहुत व्यापकता में दिखता है, तो मैं तो उसको कहाँ से समेटूं, यही क्योंकि आपने उस पूरे यात्रा को जिया है। अक्सर जैसे आपके लेख भी हमें पढ़ने को मिलते हैं अखबारों में, तो जब तीज त्योहार आते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, पेपर में मैं पलट के देखती हूँ कि आपके लेख में इस बार क्या नया होगा। कभी खाने के बारे में है, कभी किसी उत्सव के बारे में है, तो वो लगता है कि हाँ अभी जुड़ाव है हमारा, बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और है मैम, मतलब नारी शक्ति को लेकर भी है ये बात। हम जब शादी ब्याह करके एक नए घर में जाते हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप भी बड़ी बहू रही हैं, नवविवाहिता से एक बहुत बड़ी आशा रहती है और आज भी है, इसको हम नकार नहीं सकते कि बेटा पहला जो लड़का होई पोता होई, और ललनवा के लिए जुग जुग जिए सो ललनवा, तो भवनवा के भाग जाके हो, ये गीत गाए गए। लड़कों के लिए ही सब कुछ रचा बसा गया। वहाँ पे हम सारी बेटियां मैम आपकी आभारी हैं कि आपने वो गीत दिया कि राम के जन्म में ही सोहर क्यों, सिया के जन्म में भी मंगल गान हो। तो सिया ने जन्म लियो आज, क्या कहानी है उसके? देखो, मुझे हमेशा लगता था कि जब मैं जिस नज़र से पूरे समाज को देख रही हूँ और वहाँ पे लोकगीतों की स्थिति देख रही हूँ, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि जिन चीज़ों को देखकर मेरे मन में चिंता जागी है, तो मुझे अखरता था कि बेटियों के जन्म के गीत क्यों नहीं है। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम तो अब जिस समाज से आते हैं वहाँ पे बेटों के जन्म के लिए माएँ ज़्यादा लालायित रहती थी, दादियाँ। उसका कारण भी था। यदि आप थोड़ा इतिहास में जाएं तो हम पराधीन रहे, गुलाम रहे, और गुलामी में आपको पता है जब सभ्यता दूसरी सभ्यता पे हावी होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान वहाँ की महिलाओं को होता दो है। पे, बच्चों पे और स्त्रियों पे जुल्म होते हैं। तो एक तो गर्ल ऊपर से चाइल्ड, दोनों बचाने के लिए दृष्टि से, क्योंकि पहले ये था कि कहीं पर संतान हुई तो 4 लोग और पहुंच गए बधाई देने, तो ये हुआ कि बेटी का जन्म हुआ है तो खबर ही ना करो, गाँव ही मत, पता न चले अड़ोस पड़ोस में कि बिटिया का जन्म हुई है। इस रीति का पालन करते कुरीति बन गई कि बिटिया का जन्म ही दुर्भाग्य माना जाने लगा, या मानती थी कि भाई बेटे का ही जन्म हो। तो यदि हम जब कई चीज़ों के लिए ना हम जब अपने बुजुर्गों को दोष देते हैं तो हमें 1000 सालों का इतिहास भी देखना चाहिए था कि वो क्या कारण थे। इसी के कारण दिन में विवाह होते थे, रात में होने लगे। इसी के कारण ये हुआ, बिटिया का ब्याह अब हो गई है तो चलो दूसरे घर जाए, वहाँ पे इसकी रक्षा कर लेंगे, छोटी उम्र में ब्याह शुरू हो गया। इसी के कारण दहेज भी शुरू हो गया। बहुत सारे कारण थे। तो मैंने और जब बेटी का जन्म हुआ और हमारे पिताजी जो कि खुद डॉक्टर रहे, उन्होंने उस ज़माने में उनका हार्वर्ड में दाखिला हुआ था और वो गए नहीं थे उस समय, क्योंकि उस समय कहते थे जो विदेश चला गया तो उसके फिर घर का छुआ पानी नहीं पीते थे, उस तरह की मान्यता थी। तो ये बात मैं बता रही हूँ आपको सन 50 की। अच्छा। देश आज़ाद हुए, विलायती पार्टी बोलते थे। अच्छा। कि जिसके घर का आदमी बाहर चला गया, तो पिताजी नहीं गए, यहीं अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़े। तो हमारी बेटी का वो डॉक्टर, उसका जब दाखिला हुआ हार्वर्ड में, तो वो पिताजी को जब बताने के लिए गई तो पिताजी ने वो कागज़ निकाला और कहा कि मुझे जाना था, मैं नहीं गया, और मेरी नातन तीसरी पीढ़ी में जा रही है और तुमने मेरा सपना पूरा किया। तो जब मैं जा रही थी उसको लेकर, तब मैंने सोचा कि कुल का नाम कौन रोशन करता है। हमने कुल दीपक कह दिया, कुल दिया क्यों नहीं हो सकता? दीपक में भी हमने एक जेंडर ले आए कि पुल्लिंग है। कुल दिया भी तो कुल दिया तो हमारी बिटिया ही रानी हो गई। और तब मैंने गाना बनाया, मिथिला मगन भई आज सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो। सुनैना यानी कि सीता जी की माता जी। और मैं ही मानती हूँ कि सीता जी इतनी असाधारण थी, उस युग में उनके पिताजी ने उनके लिए स्वयंवर रचा, और राम जैसे स्वयं साक्षात नारायण उनका वर्ण करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई राम के लिए गीत है तो उतनी ही असाधारण सीता जी होंगी, तभी तो उनको मिली। हरि मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो।
सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो। रानी सो नैना पल न झोलावे, अरे लेवे बलैया हजार, सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भई आज, सिया को जन्म भयो। पुनः एक बार आपका आभार, क्योंकि बहुत कसकता था मन में जी कि हमारे लिए गीत क्यों नहीं है, हम क्या शादी विवाह तक ही सीमित आप हैं। सोच नहीं सकती कितनी बेटियां, कितनी लड़कियां जो बहुत सक्षम है, बहुत अच्छा कर रही हैं, वो मुझसे कहती हैं कि इसके लिए आभार कि आपने बेटियों का एक के लिए गीत रचा, और मैं चाहती हूँ परंपरा में आए, आप गाएं, ये ना सोच करके कि आप कुछ कमतर हैं, बल्कि इसलिए कि गीत भी एक पुनर्स्थापना है नई परिपाटी की। बेटियों की माँ की पीठ ठोके, उनकी दादियों को चाहिए कि अपनी बहुओं की पीठ ठोके, भाई दुर्गा आई, और ये कहना बंद करें कि लक्ष्मी आई। वहां भी हम देखते हैं कि अच्छा वैभव लेके आई कि नहीं, आप कहे दुर्गा आई, चंडी आई, माँ आई, सरस्वती आई, क्योंकि शक्ति आई, अपने आप में शक्ति आ गई तो घर वैसे ही तर गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर की खासियत ये है कि अगर वहाँ पे एक स्त्री शक्ति नहीं है तो घर अधूरा सा रहता है। उस स्त्री के संग ही शक्ति जुड़ा है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बहुत सारे देश की तो यात्राएं की हैं, लेकिन भारत के कोने कोने से आपका राब्ता रहा है, परिचय रहा है, और बहुत से लोकगीत हैं, चाहे यूपी के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, हरियाणा के हों। इनकी खासियत है कि ये एक बोली में है, भाषा में, इन्हें लिखा नहीं गया है, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सौंपा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं एक रिक्तता है, और आम जीवन, आम व्यक्ति जिसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है ये लोकगीत, वो इन्हें सहेज नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या महसूस करती कि कैसे आम आदमी इन्हें सहेजे, क्या क्या वो उपाय हो सकते हैं? देखिए, जो आपने बात शुरू में कही उसी में इसका उत्तर है कि भारतवर्ष के हर प्रांत, हर अंचल की अपनी एक लोक भाषा है। कोस कोस में बदले बानी और 3 कोस में पानी। जब पानी का स्वाद बदल जाता है, हर कोस में बोली अलग है, भाषा अलग है, एक ही भाषा का चलन हर गांव कस्बे में अलग है, ये भी कमाल है। तो वो बचे और संवरेगी तभी, और गीत भी तभी बचेंगे जब वो भाषा जिंदा रहेगी। यानी उस बोली में यदि आप बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब तो ये गीत बचेंगे। और जो आपने बात कही कि इनको कभी लिखा नहीं गया, तो देखिए सारी ओरल ट्रेडिशंस की चीजें हैं, जो कि ऐसा नहीं होता था कभी कि एक स्त्री बैठे और कहे कि लाओ कॉपी किताब, हम एक गाना बता रहे हैं, लिखो ना। वो सब स्कूल कॉलेज में होता। वहां तो ये होता था कि एक हंसिया उठा लाई, आम ले आई 5 पसेरी की, भाई आम का अचार पड़ रहा है, अब आम को हंसिया में काट रही है, गाना शुरू हो गया, 5 ने वो गाना उठा लिया, एक गाना गाए जा रही है, दूसरा भूल गई तो तीसरा अंतरा वहीं से जोड़ लिया, चौथा अंतरा जोड़ लिया, और जो अगुवाई कर रही है उस गाने की, आम को अचार के लिए काटते हुए, तो यदि वो अगुवाई कर रही है तो वो थोड़ा सा आंख तरेड़ती हुई आदेशात्मक स्वर में कहेगी कि डपट करके कह रहे ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। यानी वही पाठशाला है, जो क्रिया हो रही वही पाठशाला है। काम करते, पूड़ी बेलते हुए, सब्जी छौंकते हुए, मेला देखते हुए, गंगा स्नान करते हुए जो गीत गा रहे सारे साथ में जुड़ रहे हैं। ये जब तक हम सामूहिकता में नहीं जिएंगे, जिसको आज हम लोग इंग्लिश में एक कहते हैं, एक शब्द एक आया है कि भाई होलिस्टिक अप्रोच, वननेस, जहाँ पे हम एक बोलते हैं इंक्लूसिवनेस, मतलब कि सबको जोड़ करके रहना, एक साथ रहना, ये जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा। आज हम रोटी जो है ना, वो इतना दूर ले गई है, सिर्फ घर से नहीं दूर ले गई है। अब भाई आप यदि घर छोड़ करके मान लीजिए रोजी रोटी को जा रहे हैं, लेकिन किसने आपसे कहा कि आप आस पड़ोस से भी संबंध मत रखो? किसने कहा कि आप अपने समाज से भी नहीं संबंध रखो? आज ये होता है कि यदि एक बेटा गांव से जाता है दूर, तो माता पिता कहते थे कि देखो फलाने उस शहर में हमारी वो जो चचिया रही तो उनकी बहुरियां हैं, और फलाने हैं, हमने उनसे कह दिया जाके मिल लेना। बच्चे कहते नहीं भैया, कौन मिलने जाएगा, ये भी एक बोझा है। तो समाज को यदि आप छोड़ रहे हो, या
आपके अभिभावक भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो गाने कहाँ से बचेंगे? गाने कोई डायरी का पन्ना नहीं है, मैं बता दूं। इसीलिए मैंने पहले कहा, जो लोग भ्रम ये करते हैं कि भाई हम स्टेज पे गाकर सिंगर बन जाएं, आप सिंगर बन सकते हैं, आप लोक गायक नहीं बन सकते। लोक नहीं यदि आप में है, और यदि आप लोक में नहीं जी रहे, आप यदि उस समूह के दुख सुख को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर किसी के दुख सुख में आप खड़े हो सकें, आज इसीलिए आप फोन पे, मोबाइल पे यदि आप सिर्फ उस इंस्टाग्राम में आप सामूहिकता ढूंढ रहे हैं, तो क्षमा कीजिएगा, ये राहु काल चल रहा है पूरे विश्व का, तो आप उस मिथ्या में जी रहे हैं। वो एक इल्यूजन है, एंड यू आर लिविंग दैट बबल, यू आर पार्ट ऑफ दैट बबल, यू आर एक्सटेंडिंग दैट पार्ट ऑफ बबल ऑल्सो। कि एक गुब्बारा है, फूलता जा रहा है, जिस दिन बर्स्ट होगा आपको लगेगा अरे कोई है ही नहीं। आज खाना भी फोन से आ जा रहा है, फिल्म भी फोन पे है, माता पिता से बातचीत भी फोन पे है। क्षमा कीजिएगा, भौतिक समाज नहीं है। आप जब पड़ गए, गिर गए, तो फिर ऐसे भी पड़ोसी पहले होते थे ना कि आज सुबह उठी नहीं, अब तक दरवाजा खोल के देखिए आई। आपने ऐसा समाज ही नहीं बनाया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो युवा देख रहे हैं, आप क्या शिक्षा ग्रहण करके कल को जाएंगे, तो डोंट ट्राई टू क्रिएट अ वेरी लोनली प्लैनेट फॉर योरसेल्फ। हमारे लोक गीतों की सबसे बड़ी ताकत वो समाज है। जब आप बोलते हैं कि आई नीड माई स्पेस, तो क्षमा करिए, वो लोग आपको आपकी स्पेस तो देता है, लेकिन अपनी स्पेस भी चाहता है। बिल्कुल चाहता है मैम। तो माता पिता को जो बच्चे कहते हैं कि आई नीड माई स्पेस, माता पिता का भी दायित्व है कि वो समझे एक तो बच्चा ये क्यों कह रहा है, और उसको बताएं कि बेटा अब जन्म तो ले लिया तुमने यहाँ, तो बेटा हम तो तुम्हारे दुनिया का हिस्सा तो है ही, और तुम्हें भी बनना पड़ेगा, लेकिन उसमें आनंद लेके, बोझ बन करके। जब आप ये लेने लगते हैं तो गीतों का रस समझ में आने लगता है। फिर आपको वो समझ में आने लगता है कि अच्छा, ये मामा की क्यों ढूंढाई हो रही कि शादी में कि मामा आओ, कि मामा पे क्यों व्यंग के गाने लिखे हैं, और मामा दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं भांजे के उसमें भात लेकर या गाने। हमारे यहाँ गीत है खुसरो का, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रही, तो उसमें जब माँ समझाती है बेटी को कि तेरा बाबा तो बूढ़ा रही, फिर अम्मा बेटी किसको याद करती है, अरे अम्मा मेरे मामा को भेजो री, और माँ उसको कहती है अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा मामा तो बाकारी, बेटी तेरा मामा तो बाकारी। अब इस दो पंक्ति में पूरा घर का रहस्य छिपा है कि बेटी को भी पता है कि माँ का अधिकार अपने पिता के बाद सबसे पहले अपने भाई पर है। अपने पति से नहीं कह सकती, भाई से कह सकती, भाई चला भी जाएगा, लेकिन वो कहती कैसे जाए, बांका है माँ, बावला है मेरा भाई, नहीं आ सकता। और बेटी को लग रहा है उसका मामा पे अधिकार है। ये हम जब रामायण में भी पढ़ते हैं कि भाई इतनी बड़ा कांड हो गया कि राम को वनवास हो गया, उस समय भरत कहाँ पे थे, छुट्टियों में ननिहाल गए। हाँ। सबको ननिहाल प्रिय है। दादा दादी के यहाँ भी एक अनुशासन सिखाया जाता है, लेकिन नाना नानी के यहाँ पूरी तरह से आप उन्मुक्त जीते हैं। गीतों में भी वैसा ही वर्णन है। तो जब तक आपने वो समाज के सहज जीवन को नहीं जिया, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप किसी भी भाषा के हों, आप छत्तीसगढ़ के हों, आप हरियाणा के हों, रिश्ते परिवार गांव तो सब एक जैसा है। तो मैं तो सब बच्चों से कहूँगी कि 365 दिन है, छक करके जीवन जिए, पढ़ें लिखें, काबिल बने, रोजगार के लिए संघर्ष भी करें, लेकिन इस 365 दिन में कुछ दिन जरूर अपने घर के लिए निकालिए, अपने उस समाज के लिए निकालिए जिसको आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये गाने, ये मिसालें, ये कहावतें, ये लोक कथाएं वहीं से आपको मिलेगी। तो जो सिखाने के लिए, जो आपने बात, आपका मूल सवाल था कि कहाँ से ये बच्चे क्या करें, कैसे सीखें, अरे कुछ दिन तो गुजारिए अपनी दादी के साथ, बहुत जरूरी है मैम। कुछ तो दिन आप गुजारिए गाँव में। आपके अब इस समय देखिए, ये जो समय है, मकर संक्रांति आई है, सरसों इस समय बिल्कुल फूली हुई है, और इस समय बिल्कुल बसंत का समय है। अब ये तो खेत आप जाकर किसान के पास ही बैठ जाओ, क्या क्या लगा है, कब मिलेगा, वो गाना गाते हुए 4-5 बातें बता देगा आपको। अच्छा, आपकी जब आप अभी एक गीत गा रही थी, तो उस गीत के साथ मेरी भी एक बहुत ही प्यारी स्मृति है।
एनडीटीवी इमेजिन पे प्रोग्राम आता था जुनून, correct. और उस पे आप ये गीत गा रही थी, पीछे झूला पड़ा हुआ था। मैंने मम्मी को अपने आज तक कभी भी टीवी के सामने उस दौर में नहीं देखा था कि मम्मी ठहर के कोई ये गीत सुने। अचानक से गीत बजता है और मम्मी खड़ी हो जाती हैं, सुनती हैं, और एक वहाँ पे एक लाइन आती है कि तेरा भैया तो बांका-री। मैं कोर पे आंसू महसूस कर पाई, तो मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। आज मुझे समझ में आता है कि उस गीत की क्या अहमियत है, और वो गीत मेरे और मेरी माँ के बीच संवाद का एक बहुत बहुत प्यारा जरिया बना। और मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे सुनते रहें तो जो दो पीढ़ियों के बीच अंतराल है ना, वो कहीं ना कहीं कम जरूर होता जाएगा। बिना कहे बहुत सारी बातें समझने वाली होती है। और यदि वो शो याद है, तो मैंने हमारे यहाँ पे एक परंपरा ये भी रही कि दुखान तो कुछ नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव एन हैप्पी एंडिंग। तो जब मैंने वो गाया गाना, तो उसमें दो चीजें थी कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि भाई ये थिएटर और ये लोग समझ पाएंगे। तो उसमें सेट था, सेट में दो बड़े बड़े कठपुतलियां थी। तो मैंने उनको कहा कि आप एक झूला लगवाइए मेरे लिए। तो उन्होंने कहा झूले का क्या होगा, प्रॉप की तरह। मैंने कहा नहीं, मैं झूलूंगी। बोले आप लाइव गाते हुए, क्योंकि तब रियलिटी शोज एक्चुअली रियल होते थे, आप गाते गाते झूला झूल लेंगे। मैंने कहा मैं झूला झूल लूंगी गाते गाते। और यदि याद होगा आपको, मैंने वो गाया, और गाने के संग संग दूसरा गाना मैंने गाया था, नन्ही नन्ही बूंदिया रे सावन का मेरा झूलना, एक झूला डाला मैंने अम्मा जी के बाग में, हरी हरी चूड़िया रे सावन का मेरा झूलना। और मैंने ये जोड़ा था कि जो बेटी मायके में आज याद कर रही है कि मुझे बुलावा नहीं आया, तो वो जब वो ससुराल में खुश होकर के भी याद कर सकती। वो गाना यही था। एक झूला मैंने अपनी माँ के बाग में डाला था, एक झूला मैंने अपने भाई के संग डाला था, और अंत में आता है कि एक झूला डाला मैंने सैया जी के बाग में, ऊंची ऊंची पेंगे रे सावन का मेरा झूलना। और लाइव सिंगिंग में गाते हुए मैं झूला झूलने लगी, एंड द ऑडियंस जस्ट रोड, क्योंकि दे कुडंट बिलीव इट। और वो बड़ा रिस्क था, क्योंकि वो मतलब गाते समय पीछे जाना, आज भी आप देखेंगे तो मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि छोटा सा पटरा था कि मैं ठीक से उसमें बैठ पा रही हूँ कि नहीं। लेकिन बचपन का अभ्यास इतना कमाल का था कि मैंने सिर्फ बैठी गाई, और जब पीछे पलटी तो मैंने देखा इलारुण जी आ गई थी, वो भी झूला पीछे से झुला रही थी। तो ये मुझे लगता है कि अगेन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लें, या इंक्लूसिव बनाना उस पूरे दृश्य को, कि गाना सिर्फ गाना नहीं है, झूला बहुत कुछ है। झूला आपका बचपन है, झूला आपको बचपन की शरारतें याद दिलाता है, झूला एक मासूमियत है, और वो सब मासूमियत खो जाने का पूरा एक दुख है उस गीत को यदि गाएं। तो मैंने कहा नहीं, वो प्रॉप न सिर्फ रहेगा, मैं उसको प्रयोग भी करूंगी मंच पे। तो मुझे लगता है कि कई कुछ चीज़ें आप गा करके, कह करके अभिव्यक्त करते हैं। और देखो हम लोग का यही तो रोल भी है जिंदगी में। बिल्कुल मैम। हम यहाँ पर अपनी कहानी नहीं, दूसरों की कहानी कहने का माध्यम चुन लिए गए। तो माध्यम है तो फिर शानदार तरीके से कहानी कही जानी चाहिए, गा के चाहे अभिनय करके। उसी शो से जुड़ा एक और सवाल है, क्योंकि मम्मी देखती थी, फिर हम भी बैठ के देखते थे। अच्छा, बहुत सारे गीत मेरे जहन में आते हैं। एक गीत है उसमें सैया मिले लड़कैया, और आई थिंक उस गीत की फरमाइश आपसे हर एक कार्यक्रम में होती रही उसके है। बिना न मंच से मैं उतर सकती हूँ, न मेरा कार्यक्रम पूर्ण होता है। और कितना कैसा भी कार्यक्रम हो, आपको हंसी आएगी, वो ठुमरी का भी कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सैया मिले लड़कई, मैंने करे भैया यहाँ तो रहने दो। लेकिन वो एक मेरे लिए तो एक वो जैसे होता है ना, कोई नेशनल एंथम बन चुका है कि उसके बिना समापन नहीं। कमाल की बात है, मैं क्या कहूँ। आप सोचिए कितना पुराना गीत, हम लोग बचपन से इसको गा रहे हैं। और उस गीत को जब मैंने वहाँ पेश किया, तो मैं आपको एक बात समझाने के लिए बता रही हूँ कि महाराष्ट्र में ये 2008-07 की बात है। हाँ। और मुंबई में करजट में स्टूडियो था। तो करजट में एनडीटीवी इमेजिन का जो हमारा बहुत बड़ा स्टूडियो था, तो उसमें ऑडियंस जो सुनने के लिए बुलाई जाती थी, आज तो देखिए ज़माना बदल गया है, आज तो लोग जाते हैं, पहुँचते हैं शो देखने। उस समय ऑडियंस बुलाई जाती थी, सारी महाराष्ट्र की लोकल मराठी ऑडियंस थी। और ये गाने के जो शब्द थे, लड़कैया का मतलब कई लोगों को नहीं पता था। सो व्हेन द सॉन्ग बिगैन, उन्हें गाने का कोई शब्द का शायद अर्थ नहीं पता था, लेकिन क्या था उस गाने की शुरुआत में, आप गाना अभी भी देखिए, वो जहाँ पे मैंने कहा
हाँ बाली उमरिया में अरे ब्याह के आई, अरे सैया मिला नादान। हाँ कैसी विपत पड़ी मोरी गुइया, कछो न बूझे अजाने हो। अरे सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। एक पंक्ति barely 20 seconds into the song और पूरा स्टूडियो नाच रहा था। और मुझे याद है मैंने ऐसे देखा, हमारे जो तबले पे थे वादक उन्होंने ऐसे देखा, जजेस ने भी ऐसे देखा, सारे लोग जितने सब डीओपीज थे सब के सब हैरान थे कि उस गाने में क्या मैजिक था कि वो सब के सब हमारे जो को आर्टिस्ट थे जो कंपटीशन का हिस्सा थे वहाँ से लेके सब के सब नाच रहे थे। और उस दिन एक इतना बड़ा रहस्य मेरे सामने लाइव उद्घाटित हुआ कि लोक की कोई भाषा नहीं है, लोक भाव की कोई भाषा नहीं है। भाव पहुंच जाता है, वो कहानी जनता तक पहुंच जाती है, वो भाषा समझ में आए ना आए। बाली उम्र में ब्याह की शिकायत जिसमें एक उलाहना भी है, प्यार भी है, एक तंज भी है और कहीं ना कहीं श्रृंगार की भावना है कि मैं क्या करूं, छोटी उम्र में ब्याह हुआ लेकिन पति कुछ नहीं समझता। और उस भाव को वहाँ पे वो भाषी जिन्हें बाद मुझसे पूछ रहे इसका मतलब क्या, तो मैं हंस रही थी कि नाच क्यों रहे थे कि मतलब नहीं पता। और आज तक सिमिलरली दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं लेकिन वो गाने को सब सुनना चाहते हैं। लेकिन देयर इज अनदर एस्पेक्ट एसोसिएटेड। मुझे लगता है गाना लोगों को इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ये इतना आजकल हम बहुत बात करते हैं इंडिपेंडेंट वुमन की, सेल्फ रिलायंट वुमन की, स्त्री सशक्तिकरण की। अब इस गाने में कहने के तो आप कहेंगे कि देखो ये एक चाइल्ड मैरिज की बात है। अब 100 साल 200 साल पुराना गाना है जो दुर्भाग्य से उस समय समाज की एक सच्चाई थी। हमारी आपकी दादियां, शायद आप पता करें घरों में सबकी 14 बरस में ब्याह हुआ है, किसी का 15 बरस में। लेकिन ये गाना मुझसे पूछे तो मुझे एक बहुत सशक्त स्त्री का स्वर दिखता है, एक ऐसी मजबूत स्त्री का स्वर जो ऐलान कर रही सबके सामने कि सैया मिले लड़कैया। आज कितनी औरतें खुलेआम ये कह सकती? कोई नहीं कह सकता। वी लिव इन अ वेरी फेक वर्ल्ड टुडे। एग्जैक्टली। लेकिन पहले फेकनेस रियल था, जो है वो है। 12 बरस की मैं ब्याह क्यों आई, सैया चले पैया पैया। वैसा नहीं कि उम्र का फासला है, ये तंज है। 15 बरस की मैं गौने पे आई, ये पतंगबाजी में मशगूल है। ये देखिए श्रृंगार की बात होती है आज कि श्रृंगार का इससे सुंदर उदाहरण कि 16 बरस मोरी बाली उमरिया सैया छुड़ावे मोसे बैया। सैया बैया छुड़ा रहे हैं, इसका मतलब पहल कौन कर रहा है? स्त्री कर रही है। यानी उसने बाह पकड़ी और पति छुड़ा रहा है। मुझे लगता है कि श्रृंगार का जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत रिग्रेसिव सोसाइटी थी, जब हम कहते हैं हमारे यहाँ औरतें दबाई गई थी, जब हम ये कहते हैं कि स्त्रियाँ शोषित थीं, वो अपने मन की बात नहीं कहती थी, तो मुझे लगता है ये गाना सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए। और मैम एक मिनट, गाने का जो चरम है, गाना क्यों सबको अच्छा लगता है? क्योंकि 20 बरस की मैं होने को आई और सैया पुकारे मैया मैया। यानी बात वहीं आ गई कि घर में जो बड़ा है माँ है, माँ का दबदबा अभी भी है कि ये अभी भी बात नहीं सुनते, माँ की बात सुनते हैं। आज भी हम बोलते हैं भाई माय हस्बैंड इज अ ममाज बॉय, ये आज लड़कियां बोलती हैं। लेकिन गाने में आप ये देखें, यहाँ पर वो सौतन का जिक्र हो सकता था, किसी का भी हो सकता था कि भाई वहां चले गए ना, सैया पुकारे मैया मैया, यानी परिवार की जो यूनिट है बात उसी की हो रही। तो मुझे लगता है कि इस अकेले एक गाने में इतने संदेश हैं और बिना कहे शायद वो संदेश पहुंचता है क्योंकि वो 12 बरस का लड़का हो। मैंने तो अपनी चंदन किवाड़ पे पूरा एक चैप्टर इसी पे लिखा कि मैंने समझना चाहा कि क्या बात है कि ये गीत किसी बरस का आदमी हो, किसी क्षेत्रों, किसी देश में जाऊं, सैया मिले लड़कैया जरूर सुनना है। एंड दे जस्ट स्टार्ट डांसिंग। अभी रिसेंटली भोपाल में मैं थी और वहाँ पे डॉक्टर्स की जो गांधी मेडिकल कॉलेज है उनकी प्लैटिनम जुबली थी। अब प्लैटिनम जुबली थी तो सब बुजुर्ग वाले आए थे डॉक्टर्स, और बस वो दे वर जस्ट डांसिंग, 70 ईयर ओल्ड डॉक्टर्स। तो मैं हंस रही थी और सोच रही थी कि वाह,
धन्य हमारी पूर्वजाएं हैं जिन्होंने ऐसे गाने बनाए हैं, और हमारा सौभाग्य कि हमें एक माध्यम बनने का आज भी सदाबहार है, आज भी जी, सदाबहार है, रहेगा, बिल्कुल हमेशा रहेगा। आपको सुनते सुनते फिर से मैं स्मृति में चली गई। 2015 में आपको पहली बार हमने देखा था, उससे पहले तो टीवी पे ही जानते थे, टीवी पे ही जानते थे कि हाँ मालिनी अवस्थी जी हैं, गीत गाती हैं। 2015 में मैं आपको थोड़ा सा पूर्व पीठिका बता दूं तो आप समझेंगे कि युवा वर्ग जो है कैसे कैसे पहुंचता है आप तक। कमानी ऑडिटोरियम में मुझे याद है आपका प्रोग्राम था, और हम लोग मंडी हाउस जाया करते थे, पैसे नहीं होते थे जेब में और फिर पूछते थे कि कहाँ पे फ्री में एंट्री मिलेगी। फिर पता चला यहाँ पे अभी मालिनी जी का प्रोग्राम है। मैं और हमारे कुछ एक दोस्त बैठ गए, देख रहे हैं पूरा सेट लगा हुआ है। आपको अगर याद हो तो आप, वो पहला प्रोग्राम था जिसमें आपने जो है जिसे कहते हैं प्रयोग करना, कि पूरा विवाह का दृश्य हम दिखाएंगे। उसमें एक वाक्य था, आपने बोला था, वो मेरे जहन में आज भी बसा हुआ है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, वेडिंग प्लानर्स को हम बुलाते हैं, मामा का रोल है, चाचा का रोल है, नाउन का रोल है, वो सब धीरे 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 जो है बिसारते जा रहे हैं। वो प्रयोग की जो है आपको कहाँ से आई कि हम ये प्रयोग करना चाहिए? और एक चीज और भी थी उसमें कि आपने जो है किसी ट्रेंड सिंगर को नहीं बुलाया था, सारी घरेलू, सब बिल्कुल नहीं। देखिए मैं तो बहुत, मैं आपको इतनी देर से जो बता रही हूँ मैंने जिया हुआ है, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। मुझे हमेशा लगता है कि विवाह में, हमारे यहाँ विवाह संस्कार में जितने गीत गाए जाते हैं, लोग सिर्फ शादी को एक दिन समझते हैं। हमारे यहाँ विवाह दरअसल उसी दिन से तय मान लिया जाता है जिस दिन से लड़की का विवाह तय होता है। विवाह तय हो गया यानी शगुन उठ गया, यानी लगन उठ गया, यानी कि ब्याह भी उसी दिन से उठता है। उठता यानी ढोलक गूंज जाती है, ढोलक रानी की पूजा होती है और गाना गौनाई शुरू हो जाती है, लगन पत्रिका जाती है, और वहां से लेकर तो इतना बड़ा साहित्य है, इतने गाने हैं। मुझको लगता है कि हम जो आज रिसेप्शन, वेडिंग रिसेप्शन तक हमने शादी को समझ लिया, जब जयमाल होती है तो हमारे लिए जयमाल शादी है। मुझे लगा कि यदि हम विवाह संस्कार पे एक, आप जिस कार्यक्रम की बात कर रही हैं वो पूरा हमने शादी कैसे होती सारे रिचुअल्स दिखाए थे, उसके माध्यम से गाने सारे गाए थे। तो मुझे लगा कि ये विवाह संस्कार के गीत सिर्फ गीत नहीं है, इनके माध्यम से रिश्ते हैं, परिवार हैं, घर की आर्थिक परिस्थितियां भी हैं। कहीं कहीं पे समझी फैल जाते हैं कि नहीं भाई हमारा स्वागत ठीक से नहीं हुआ, या क्या देना है, क्या सामर्थ्य है, उनके गीत हैं। या समाज के सब वर्गों को जोड़ना है, जहाँ पर गाने में माँ गा रही है कि अरे भाई बढ़ई से कह रही भैया पीढ़ा लाओ, और कैसा फिर तो कहता नहीं इसी बार का जो नया आम का पेड़ की मैंने लकड़ी चीरी है और अच्छे से सुखा करके, जिस आम में वो गीत गाता है बहुत अच्छे बौर आए थे इस बार, मैंने उस आम की अब की बार लकड़ी चीरी है और उस पर तुम्हारा बेटा बन्ना बनकर बैठेगा। माली से पूछती कहाँ गया, सेहरा कहाँ है, तुम नहीं आओगे तो मेरा बेटा, नाउन से कहती अरे जल्दी से नजर उतारो। आज हम दुर्भाग्यवश चुनाव आता है और हम ऐसे जातियों में बट कर अपने आप को देखने लगे हैं, यह देश दिखाने लगा है कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हम अपने को ऐसे, चाहे वो चुनाव में खड़े हो प्रत्याशी हो या वोट देने वाला, गोया हमारे में विवेक नहीं, हम उसी को वोट देंगे जो हमारे समाज का। आप लोकगीतों का संसार देखें, जहाँ पे बनने की माँ कह रही है कि अरे मेरा बेटा कैसे विवाह होगा, यदि विधोबन नहीं आई कौन सुहाग देगा मेरी बिटिया को, बढ़ाई कहाँ गया। आज आप जातियों में बांटते हो। यदि इंक्लूसिविटी और समरसता समाज में देखनी है तो लोकगीतों में आके देखें, और जो लोक संस्कृति के जो शिष्टाचार हैं, यदि आज आप संस्कार, विवाह का संस्कार वैसे करने लगे जैसे आपके बुजुर्ग करते थे, तो आप देखेंगे इंक्लूसिविटी होती क्या है। अकेले नहीं हो सकता, एक शेर है ना, हम ही हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बिना सबको बुलाए साक्षी सिर्फ अग्नि नहीं बनती विवाह की, वो समाज बनता है जिसमें कि सभी शामिल हैं, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, और उनको बुला करके गाने भी ऐसे हैं। फिर आपने उन गानों में देखा है कि नाउन रूठ गई तो उनका गाना है, ससुर जी का है, फिर गारी गाई जा रही है, गारी में भी समधी को क्या कहा जा रहा है, बेटी किस तरह से विदा हो रही है और उसको सुखी दामाद की आरती सास उतारी। तो एक बड़े मैंने कोशिश ये की एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि
हमारे यहाँ जीवन में सबसे बड़ी जो विकृति आई है वो आई है कि हमने बहुत चीजों में बंटवारा कर दिया, जातियों में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया, समाज को बांट दिया, और तो और संगीत को बांट दिया। ये सबसे अभिनय अलग कर दिया, नृत्य अलग कर दिया, गायन अलग कर दिया, गायन में भी शास्त्रीय अलग, उपशास्त्रीय अलग, भजन अलग, ये अलग। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि वो गायक हो ही नहीं सकता जिसके भीतर अभिनय ना हो, वो सर्वश्रेष्ठ नर्तक हो नहीं सकता जो गाता ना हो। दरअसल हम तीनों मिलकर एक है। अभिनय गायन का एक अंग है। तो वो जो आपने उस दिन देखा था उसमें थिएट्रिक्स था, अभिनय भी था, आपने देखा था, पूरा नकटोरा हमने किया था। मुझे आनंद हुआ कि आप साक्षी बनी है उस कार्यक्रम वो का। मुझे याद है कि जब बारात आई, हाँ पूरा फुल हाउस, और जैसे बारात आ रही है, बारात का स्वागत एकाएक लगा कर, ये तो मेरे घर की शादी है। वो हमने पूरे ऑडिटोरियम से और थिएटर के लोग लिए थे हमने एनएसडी के उसमें कि बारात आ रही है लड़के की और उधर से लड़की की बारात आ रही है और किस तरह से उनके न्यौछावर हो रही है और बाराती नाच रहे हैं। आज भी वो लोग हमसे कहते हैं कि आप इसका दूसरा शो क्यों नहीं करते हैं। आपने मुझे याद दिला दिया। मुझे लगता है मैं डिम्पी मिश्रा जी से बात करके इसको लखनऊ में अभिनीत करती हूँ। बिल्कुल मैम। तो जैसे कि आपने ये कहा, आपने चंदन की वार लिखी और इसके लिए फिर से हम आभारी हैं, क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। हमारे जो प्रवासी लोग हैं जो कहीं कटते जा रहे थे, चंदन की वार में एक बहुत प्यारा पहला ही चैप्टर है आपका। बहुत सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया और उसमें आपने जिक्र किया है 10 रुपए के नोट का, भिलाई का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का। हाँ, सिक्का माफ कीजिएगा। तो इस तरीके का जब प्यार मिलता है तो बतौर कला की साधिका कैसा महसूस करती हैं आप? मैं बता ही नहीं सकती आपको कि मैं कितना अभिभूत अपने आप को महसूस करती हूँ। कलाकार को दरअसल धन्य है हर कलाकार का जीवन जिसे दर्शकों का, श्रोताओं का प्रेम मिलता है, क्योंकि इंसान पाना क्या चाहता है इस जीवन में? प्यार, वैलिडेशन, स्वीकृति। एक एक इंसान जिंदगी भर इसी में खपा देता है कि उसके घर में उसको वैलिडेशन मिल जाए। कलाकार का जीवन इतना धन्य है कि आप के लिए श्रोता ताली बजा रहे हैं, आपके लिए मान रहे हैं। इस प्रकार के जब अनुभव होते हैं तो ये लगता है कि बस गुरु की और प्रभु को हम लोग उनके प्रति कृपा। ये तो बहुत घटना जो थी। दरअसल इसको जब पुस्तक लिख रहे थे मैंने सोचा भी कि इसको मैं शामिल करूं कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसको आत्मश्लाघा के रूप में देखा जाए। ये मैं उस बच्चे की दृष्टि से कि नवरात्र के दिन है और मैं भी व्रत हूँ, सब व्रत हैं, अष्टमी में मैं गा रही हूँ और भीड़ को चीरता एक बच्चा आता है और मुझे लपेट लेता है और हाथ में ऐसे वो थमाता है पसीने की भीगी। तो मैं जब पकड़ती हूँ तो मैंने देखा वो नया नया 10 रुपए का सिक्का चला था। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा ये क्या है? तो बोला मंदिर में चढ़ाते हैं इसलिए आपको दे दिया। और मैंने कहता हूँ भाग गया और वो पकड़े हुए मैं गाना तो गाती रही। उस दिन मुझे लगा कि मैंने कुछ तो जीवन में किया है। मैं यहाँ जो खड़ी हूँ, एक 10 साल का बच्चा जिसको किसी ने भेजा नहीं, अपने आप आया है। और मंच का महत्व भी समझ में आया उस दिन कि मंच इसीलिए हम लोग मंदिर मानते हैं कि इसीलिए बहुत लोग जो हल्के में लेते हैं मंच को, मंच हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये हम लोग अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं कि एक सामान्य बच्चे को भक्ति देवत्व क्या जागा और मान लो तो वही प्रभु है। तो ये इसी प्रकार की अनुभूतियों से उपजी है चंदन की वार। बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर है, क्योंकि समय कम है। एक सवाल मेरे जहन में आता है कि आपने बहुत सी महिलाओं का इसमें जिक्र किया है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी गुरुजी हो, और बहुत सी महिलाएं जिनसे आप मिली हुई हो। इन्होंने आपको ढालने में, आपको सजाने संवारने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सब मात्र शक्ति नहीं किया है। मैं तो मानती हूँ कि ये मैं लोकगीत यदि गा रही हूँ तो आप देखते होंगे मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी दादियाँ, हमारी दादी या पूर्वजाओं, तो पहला तो अपनी दादी को ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी माँ गाती नहीं थी। उन्हें शौक ये था कि मैं सीखूं। उनसे ज़्यादा सुर में पिताजी थे हमारे, लेकिन वो डॉक्टर थे तो घर में जहाँ कहाँ कोई गाता था। दादी हमारी गाती थी और भजन गाती थी। उनके संग पहला जो स्वर का कह लें एक संस्कार तो उनसे मिला। फिर हमारी दो ताई जी बहुत अच्छा गाती थी, नाचती थी, ढोलक बजाती थी, परम विदुषी महिला थी दोनों ताई जी। और
एक उम्र में जब सब छोटे बच्चे भागते हैं ना तायरी से, अगर उन्होंने बैठा लिया कि चलो गाना गाओ, तो सब बच्चे भागते थे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि उनके गायन में अभिनय भी दिखता था, उनके गायन में पूरा प्रसंग दिखता था कि वो यदि वो एक मान लो कोई नकटा उठाया उन्होंने, तो उनके गाने में उनकी भाव ऊपर चढ़ जाती थी। मान लो कुछ कौतुक का कुछ वर्णन है, मान लो कोई एक कॉमिक एक प्रसंग का वर्णन है, तो अगली पंक्ति का जो रहस्य उद्घाटित होने वाला है, उनकी आंखों से ढोलक बजाते हुए ऐसे होता था कि हम लोग भी ऐसे करके सुनते थे कि अब अगली पंक्ति क्या आने वाली है। तो वो सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, सेंस ऑफ ह्यूमर और गाने को आत्मसात करके गाना, ये इसलिए नहीं कि गाना है, वो जानते थे कि गाने में क्या मारक शक्ति है। अब जैसे कि कोई गाना है कि मान लो उन्होंने गाना गाया कि अरे सारी कमाई गवाई रसिया, तो हम लोग भी ऐसे ही गा रहे हैं कि हाँ भाई कमाई गवा दी, लेकिन वो गा रही हैं अदालत में दावा करूंगी रसिया, तो बजाते हुए भी अभिनय चल रहा साथ में और आपको लग रहा भाई क्या बात है। तो वो पूरा गाने का भाव आपको समझ में आ रहा। तो वो ताई जी लोग थी दोनों जिनका बहुत असर पड़ा। उसके बाद जब वो सेंस डेवलप हो जाता है कि आप ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, तो आप देखने सुनने लगते हैं। माँ का बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि मेरी माँ बड़ी असाधारण महिला थी, बहुत ही सबकी माँ साधारण होती है, लेकिन हमारी माँ तो बहुत असाधारण थी, हर चीज़ फट 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 करने वाली। और उनको मैं देखती थी तो बस ये लगता था कि ऐसा कोई हो भी सकता है क्या। तो उनसे मैंने एनर्जी उनकी आई, मुझे लगता है वो बहुत ही हाइपर एनर्जेटिक थी, एक साथ कई काम एक साथ करने वाली थी, सबको एक साथ लेके चलने वाली थी। फिर अपने गुरु का बहुत प्रभाव पड़ा, अप्पा जी, गिरजा देवी जी का जी। मुझे लगता है जीवन में बहुत सारी अदृश्य स्त्रियां होती हैं आप जिनको नहीं जानते, लेकिन उनके गीत हैं जिनको आज आप गा रहे हैं, तो उनका तो प्रभाव पड़ा ही। बिल्कुल मैम। चलते चलते मैं चाहूँगी कि एक युवा वर्ग ही नहीं, ये प्रोग्राम बहुत लोग देखने वाले हैं, क्या संदेश आपका रहेगा उनके लिए? मैं सभी को सबसे पहले तो 2026 नववर्ष की बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि अब हम ठिठुरन को छोड़कर बसंत की ओर आगमन हो गया। तो बसंत नवीनता का प्रतीक है, तो आप सब भी नए नए हो मतलब नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उसमें उत्साहपूर्वक उस कार्य को करें। यदि पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उत्साह नहीं है तो फिर आप कभी भी उसमें वो फल नहीं पा सकते जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा जीवन का मंत्र है, छक करके जीवन जियो और दूसरे को भी जीने दो, और दूसरे को जीवन देने दे सको, इस योग्य बन सको कि आप दूसरे को भी आप इतना इनेबल कर सको कि वो भी उतना ही सक्षम जीवन जी सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने इतना व्यस्ततम दिनचर्या आपकी रहती है और आपसे जो है हमें मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत सारे सवाल थे। आपका ये अनुरोध आया था, डिम्पी ने कहा था और बीबीडी के लिए था, और दोनों ही मेरे लिए बिल्कुल परिवार ही है। और युवाओं से जुड़ना या बच्चों से जुड़ना, बच्चे आप लोग इस पूरे गतिविधि से जुड़ें, तो ये हम लोग का कर्तव्य भी है कि हम लोग आप लोग के लिए आए, और बहुत अच्छा आप लोग ये काम कर रहे हैं। और मैं वाकई उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो नई पीढ़ी तक जाएं और इससे कुछ सीख सकें तो ज़रूर सीखें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नमस्कार। तो ये थी हमारे साथ पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने अपने लोक जीवन के अनुभवों को साझा किया और बताया कि किस तरीके से इन लोक गीतों का हमारे जीवन में महत्व है। समय संवाद का ये कार्यक्रम बीबीडी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन की तरफ से आप सब तक पहुंचा है, और इसके लिए हम अपनी चांसलर मैम श्रीमती अलका दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर डिम्पी मिश्रा जी, डीन स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ने किया। उनका भी बहुत बहुत आभार, और परिकल्पना और निर्देशन डॉक्टर जे.सी. विक्रम की तरफ से था, तो उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सके। समय संवाद के मंच में हम आपसे दोबारा मुखातिब होंगे एक नई शख्सियत के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।